हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGG 171 मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स करवाऊंगी। इस बुक में गाइस टोटल 4 ब्लॉक्स हैं। फर्स्ट ब्लॉक की चारों यूनिट्स मैंने करवा दी हैं। ये थी 4 यूनिट्स, मैंने चारों कंप्लीट करवा दी हैं। अभी मैं आपको सेकंड ब्लॉक करवा रही हूँ जिसकी मैंने 2 यूनिट्स करवा दी हैं और बाकी की यूनिट्स को अब हम कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट यूनिट हो गई है सेकेंड ब्लॉक की टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेकेंड यूनिट भी मैंने करवा दी है पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट्स। आज मैं आपको इसकी यूनिट 3 करवाऊंगी टीवी एड्स एंड स्टोरी बोर्ड्स। ये है आपके पास में यूनिट 3 टीवी एड्स एंड स्टोरी बोर्ड्स। पहले मैं गाइज आपको थोड़ा सा इंट्रो देती हूँ, उसके बाद में हम क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, इसका चेक योर प्रोग्रेस करेंगे। वैसे इसमें जो 2 चेक योर प्रोग्रेस आपको गिवन है ना, वो इतने ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें आपको ना अपने अपने अकॉर्डिंग आंसर देना है। अब बेसिकली जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पूरी बुक आती है आपके एग्जाम में ना, और क्वेश्चन आपके पास में लिमिटेड होते हैं, तो अगर आपके पास में पूरी बुक आ रही है तो उसमें कुछ ऐसे ना कुछ फालतू फालतू की बातें आपसे एग्जामिनर नहीं पूछेगा। आपसे क्वेश्चन वो बेसिकली पूछे जाते हैं जो कि स्टैटिक पोर्शन से होते हैं। अब स्टैटिक पोर्शन इसके जो ये जो यूनिट है 3, इसका चेक योर प्रोग्रेस में नहीं गिवन है। इसमें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देने हैं, लेकिन इसका इंट्रो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको इंट्रो पता होगा तो अगर मानिए कोई स्टैटिक क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाए तो आप उस क्वेश्चन को एटलीस्ट अटेम्प्ट तो कर पाएंगे। यूनिट है आपके पास में टीवी एड्स एंड स्टोरी बोर्ड्स। इंट्रो में आपको बताती हूँ। एडवर्टाइजमेंट क्या है? एक इंटीग्रल पार्ट होता है सेलिंग का। मतलब जो एडवर्टाइजमेंट है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टार्टिंग की 2 यूनिट्स में मैं यही कंप्लीट करवाते आई हूँ। बार बार वो चीज़ रिपीट हुई है। एवर सीन्स मैन बिगेन टू सेल ही वॉन्टेड अनदर टू बाय। मतलब कि जब स्टार्टिंग हुई थी ना कि किसी चीज़ को बेचना है, तो ऑब्वियसली तभी कोई चीज़ बिक सकती है ना जब उसको कोई खरीदने वाला हो। नाउ ही एक्सॉर्टेड द बायर्स थ्रू। अब लोगों ने, जो सेल्समैन थे, उन्होंने जो बायर्स थे उनको अपनी साइड अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, साइन से, वर्ड से, अपने गेस्चर से, कितना अच्छे तरीके से उन्होंने बोला। ये सब चीज़ों की वजह से लोग उनकी साइड में क्या होने लगे, अट्रैक्ट होने लगे। नाउ इसके बाद में सेलिंग जो है ना, धीरे धीरे वो एक तरीके से ऐसा प्रोसेस बन गया जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में मैन्युफैक्चरर्स की ज़रूरत पड़ने लगी। मतलब कि उसको ये जो सेलिंग का जो प्रोसेस है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लार्ज स्केल पे लोगों ने सेलिंग स्टार्ट कर दी। तो जितनी ज़्यादा सेल बढ़ेगी, ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड भी उतनी ही ज़्यादा होगी। प्रोडक्ट की डिमांड होगी तो उसके लिए सोर्सेज और रॉ मटेरियल उतना ही ज़्यादा लगेगा। नाउ यहाँ पे क्या चीज़ बता रखी है? विद ओवर 2 बिलियन पीपल वॉचिंग इट एवरी डे, टेलीविजन इज अनक्वेश्चनेबली प्राइम एडवर्टाइजिंग व्हीकल ऑफ आवर टाइम्स। मतलब कि बिलियंस ऑफ लोग जो होते हैं ना, बिलियंस में लोग ना टीवी देखते हैं। अब टीवी में कोई ऐड आती है, स्पेशली जो कि एक पर्टिकुलर टाइम होता है, जैसे मानिए कोई रियलिटी शो है जो बहुत फेमस है, जैसे कि बिग बॉस हो गया, तो इस टाइप के जो रियलिटी शोज़ हैं या डांस शोज़ होते हैं, ये काफ़ी फेमस होते हैं। तो इनको ना लोग एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से देखते ही देखते हैं। अब इनके टाइम पे जो भी एडवर्टाइजमेंट आएगी तो लोग उसको देखेंगे और लोग उसके प्रोडक्ट की साइड में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। वहीं पे जो भी फेमस सीरियल चल रहा हो, यूजुअली तो नागिन बहुत फेमस रहता है, तो ऐसे टाइप के जो सीरियल्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस रहते हैं, तो उनके टाइम पे जो एडवर्टाइजमेंट होती है ना, उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, प्लस उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे लोगों की नज़र भी ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ पे बता रखा है कि जो टीवी है ना, एक वो आज के टाइम में एक एडवर्टाइजमेंट का काफ़ी अच्छा खासा सोर्स है, और इसे हम इडियट बॉक्स भी कहते हैं। अब देखिए, ब्लाइंड बॉक्स और इडियट बॉक्स क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। टेलीविजन हैज़ बीन कॉल्ड द इडियट बॉक्स। जो टेलीविजन है ना, टीवी को क्या बोलते हैं, इडियट बॉक्स भी कहते हैं। इसकी वजह क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ट्यूब, द टेली, सिंपली टीवी एंड मैनी अदर सच नेम्स। इडियट बॉक्स के अलावा टीवी को ट्यूब भी कहा जाता है, टेली भी कहा जाता है, टीवी तो सभी कहते हैं, और कुछ और भी अलग अलग नेम होते हैं टीवी के। सम ऑफ दीज नेम्स एंड डेफिनेशंस हैव कनेक्शंस एंड सम अदर एडमायरिंग। देखिए, जो ये टीवी के जो अलग अलग नाम है ना, इससे क्या है, ये एक तरीके की डेफिनेशन भी होती है, जो वर्ड्स उससे रिलेट होते हैं। जो टीवी में आपको चीज़ें दिखती हैं, चलता फिरता आपके पास में पूरा डेटा होता है, इसमें सब चीज़ आपको मिल सकती है। न्यूज़, एंटरटेनमेंट का सोर्स, कॉमेडी, सैडनेस, सोरो, हर तरीके का सॉल्यूशन आपको टीवी में मिल सकता है। तो ये लोगों में एक तरीके का एडमायर का मतलब होता है किसी चीज़ की प्रशंसा करना। तो ये एक तरीके का ऐसा सोर्स है जिसके बिना लोग ज़्यादातर सोच भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जिसमें टीवी एक ऐसा सोर्स होता है जो हर तरीके के एंटरटेनमेंट प्लस माइंड को डाइवर्ट करने में काफ़ी यूजफुल होता है। इसमें आपको मूविंग पिक्चर्स दिखती हैं आपके घर के बैठे बैठे,
मतलब आप घर में बैठे बैठे आपको सारी दुनिया आप घूम सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ टीवी, क्योंकि टीवी ना एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी में भी आता है जिसमें आप यूट्यूब या फिर जो अपने वाईफाई से कनेक्ट करके बहुत सारी चीज़ों को भी देख सकते हैं। 20th सेंचुरी फिनोमेना विच इज़ एसेंशियली टेक्नोलॉजी इन नेचर, जो 20th सेंचुरी है जो कि टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, तो उसमें जो टेलीविज़न है ना उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन जैसे कि पिक्चर्स और साउंड हो गए ना एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, तो यहाँ पे टीवी ने एक अपनी पर्टिकुलर प्लेस बना ली है। वैसे तो आप सब इतने समझदार हैं कि मुझे टीवी के बेनिफिट्स बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो आपको पास में मटीरियल है इसकी थोड़ी डिमांड है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप इसमें अपने पॉइंट्स को भी ऐड ऑन कर सकते हैं। दिस कैन बी डन इन अ वेराइटी ऑफ वेज, लाइक ब्रॉडकास्ट मोड ट्रांसमिशन हो गया, केबल टीवी होगा, ये सारी चीज़ें ना टीवी से अटैच्ड होती हैं। ये सब चीज़ें इसका ही एक पार्ट होती हैं। इन सम कंट्रीज टीवी इज़ कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, कुछ जो कंट्रीज़ होती है वहाँ पे जो टीवी है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, मतलब उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे चीज़ें दिखाई जाती हैं, लेकिन सब में ऐसा नहीं होता। कुछ जगह पे ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो मन करे आप वहाँ पे उस टीवी में देख सकते हैं, जब मन करे उस टाइम पे आप देख सकते हैं। तो इसमें कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपके राइट है ना, राइट टू लिबर्टी, तो उसको कोई भी हार्म नहीं पहुँचता है। लेकिन कुछ जगह पे टीवी जो है ना वो गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ उसको कंट्रोल करती हैं। बट ऑल इन ऑल टीवी हैज़ बिकम द मेजर मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट चाहे जो भी हो, सोर्स कोई भी किसी भी तरीके से हो, लेकिन जो टीवी है ना उसने एक अपनी इंपॉर्टेंट प्लेस बना ली है मास कम्युनिकेशन में। मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है लार्ज स्केल में अपने मैसेज को स्प्रेड करना, लोगों में उस मैसेज को स्प्रेड करना, अपने मैसेज से अवेयरनेस फैलाना। तो ये चीज़ में कम्युनिकेशन के इस पर्पस में टीवी ने एक अपनी काफ़ी अच्छी जगह बना ली है। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट आता है पिक्चर एंड वर्ड्स। पिक्चर और वर्ड्स आपको यहाँ पे गिवन है। इसमें आपको 3 मेन कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है राइटिंग पिक्चर, सेकंड है पेंटिंग वर्ड्स एंड थर्ड वन इज रीइंफोर्समेंट एंड काउंटर पॉइंट। अब जो टीवी है ना उसमें पिक्चर्स और वर्ड्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। किस तरीके से होता है वो आपको यहाँ पे मैं समझाऊंगी। देखिए 3 कैटेगरीज हैं इसमें, राइटिंग पिक्चर्स है, पेंटिंग वर्ड्स है एंड रीइंफोर्समेंट एंड काउंटर पॉइंट है। तो पहले ये 3 समझते हैं, उसके बाद में हम इसको आगे यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। इसमें क्या आता है, विद द इंटीग्रेशन ऑफ साउंड एंड मोशन पिक्चर्स द सो कॉल्ड टॉकीज arrived was natural that these concrete inputs, picture and sound, suggested independent manipulation and rearrangement of audio-visual structure. This created a cinema language and the biggest beneficiary was the smallest film, the ad film. देखिए इसके बेनिफिट्स यहाँ पे ना टीवी के बारे में बता रखा है कि ये एक ऑडियो विजुअल मीडियम है, मतलब यहाँ पे आपको टीवी में चीज़ें दिखाई भी देती हैं और सुनाई भी देती हैं, तो ये ऑडियो विजुअल मीडियम है। इसके अलावा इसमें साउंड की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है और जो पिक्चर्स है वो आपको मोशन में दिखाई देती हैं। टीवी के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, आपको कहीं पर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती, आप घर में ही सारी चीज़ें देख सकते हैं। कहीं का लाइव शो भी आप टीवी में देख सकते हैं, कोई मूवी लॉन्च हुई है तो वो भी आप अपने टीवी में देख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप क्राउड में जाएँ, ज़रूरी नहीं है कि आप अलग से पैसा फूके। जो आपकी केबल टीवी का चार्ज है उसके अलावा आपको कहीं पे भी कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद में जो टीवी है ना उसका एक और बेनिफिट बता रखा है कि इसमें जो फिल्म्स होती हैं या जो एड फिल्म्स होती हैं, मतलब जो एड्स होती हैं ना वो बहुत शॉर्ट होती हैं। ऐसा आपने देखा होगा, देखिए जैसे कि आप कोई सीरियल देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो उसमें जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, अगर मूवी देखते हैं ना 3 आवर्स की कोई मूवी देखी तो उसमें एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा लेंदी होती है, उसमें ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं। लेकिन फिर भी अगर आप डेली सॉप्स की या फिर कुछ मूवी वगैरह देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर जैसा कंटेंट मैटर करता है ना वहाँ पर जो एड फिल्म्स हैं उनका जो क्वालिटी है और जो उनकी क्वांटिटी है, मतलब कि जो उनका साइज़ है ना वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब इसमें ही ना आपको 3 और वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे कि राइटिंग पिक्चर्स है, सेकंड वन दे रखा है आपको पेंटिंग वर्ड्स है, इसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है रीइंफोर्समेंट एंड काउंटर पॉइंट। तो ये पॉइंट्स आपको यही चीज़ बताने के लिए हैं कि टीवी जो है ना उसका किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से ये इसके जो इम्पॉर्टेंस है वो बढ़ जाते हैं। टीवी का जो क्रिएशन होता है, टीवी जो क्रिएट किया गया है वो हर तरीके के लोगों के हिसाब से क्रिएट किया गया है, मतलब कि उसमें टीवी की वजह से ना कोई जो ओल्ड एज में है जिसको अपना अलग टेस्ट होता है वो बोर हो सकते हैं, ना बच्चे बोर हो सकते हैं, ना ही जो यंगस्टर्स होते हैं वो बोर हो सकते हैं। मतलब हर किसी के टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा बहुत सारे शोज़ ऐसे भी होते हैं जिसमें वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती, साउंड की ज़रूरत नहीं होती, आप सिर्फ देख सकते हैं। कुछ ऐसे भी शोज़ होते हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसको साउंड पे बहुत वर्क किया जाता है और इसमें आपके साउंड और विजुअल के साथ साथ आपकी लैंग्वेज को भी ध्यान में रखा जाता है। सपोज़ कोई ऐसा शो है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके समझ में नहीं आती
जाती, जैसे कि ब्रिटिश लैंग्वेज हो जाती है, बहुत प्रॉपर इंग्लिश हो जाती है, तो वहाँ पे आपको सब टाइटल्स मिल जाते हैं। कुछ ऐसे अदर लैंग्वेजेस है लाइक तमिल वगैरह, ऐसी लैंग्वेजेस है जो आपको नहीं समझ में आती, तो वहाँ पे आपको सब टाइटल्स मिल जाएंगे। आप कहीं फॉरेन के हैं या आपकी इंग्लिश पे ज़्यादा अच्छी कमांड है, आप दूसरे कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे आपको हिंदी सीरियल्स भी देखने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको डबिंग मिलेगी, डब मिलेंगे। डब का मतलब हो गया कि आपको आपकी लैंग्वेज में मिल जाएंगे, या फिर आपको वो अलग लैंग्वेज में उसके साथ साथ सब टाइटल्स में भी ये चीज़ें मिल सकती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए ये चीज़ें क्रिएट करी जाती हैं। इसके बाद में गाइज इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है सेलिंग लाइन। अब यहाँ पे आपके पास में हेडिंग है सेलिंग लाइन। ये जो पैराग्राफ है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइज इस पैराग्राफ को हिस्ट्री से भी रिलेट किया हुआ है। दो द एजेस द सबकॉन्शियस हैज़ एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ पिक्टोरियल सिम्बोलिज्म इन पेंटिंग इज एन एशियंट एज इन लिटरेचर्स। अब यहाँ पे क्या है, जैसे ना पहले जो अर्ली मैन थे वो हमें उनके बारे में कैसे पता चला, उनके वेपन्स देखे हमने, जो केव्स थी, गुफाएं थी, जैसे भीमबेटका एंड ऑल, तो वहाँ पे उनकी केव्स पेंटिंग हमने देखी, उन्होंने कैसे स्ट्रक्चर्स बना रखे थे, कैसे ग्रुप डांसिंग्स वगैरह क्रिएट करी हुई थी, तो वहाँ से आपको ये चीज़ें पता चली। मैन हैव यूज स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ कैप्चर द इमेज ऑफ वॉट दे सी। मतलब जो चीज़ें वो देखते थे, जो भी एक्टिविटीज़ वो लोग परफॉर्म करते थे, तो उन सबको वो पिक्चर्स की हेल्प से केव पे क्रिएट कर देते थे, जिसकी वजह से हमें आज ये चीज़ें पता चली। और वो जो पिक्चर्स में उनकी क्रिएशन थी ना, वो बेसिकली पत्थरों से थी, तो जिसकी वजह से इतने सालों बाद भी वो मिटी नहीं। और वो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ढूंढा इन सबको और जिसके बारे में पता लगाया, क्योंकि कलर्स वगैरह होते हैं तो ये चीज़ें एक बार को ख़राब भी हो जाती हैं, बट पत्थरों पे उन्होंने खोदा हुआ था तो वो चीज़ें इतनी इमेज जल्दी से ख़राब नहीं हुई थी। ऑल्सो वॉट दे फील, केव पेंटिंग्स एंड मॉडर्न ग्राफिटीज आर एक्सप्रेशंस ऑफ द सेम काइंड। इट इज़ नॉट अनयूजुअल दैट मैन वॉन्टेड टू वर्बलाइज हिज पिक्चर्स एज वेल। तो अब इसमें क्या है, जैसे जो पिक्चर्स होती हैं, कई बार होता है कि पिक्चर्स को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ जैसे मेरे जैसे कलाकार होते हैं उनको मतलब उन्हें पिक्चर, अगर उन्होंने कुछ चीज़ ड्रॉ करी है तो उसके बाद में उनको उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ता है, क्योंकि मेरी तो ड्राइंग, मैं तो हाई लेवल पे पिकासो को मतलब कम्पीट कर सकती हूँ। मेरी तो इतनी बढ़िया ड्राइंग है ना कि जब तक मैंने कुछ बनाया है तो उसको अगर मैं गाइस एक्सप्लेन नहीं करती ना तो समझ नहीं आता कि वो मैंने क्या ड्रॉ किया है। तो ऐसा होता है कि कई बार पिक्चर्स के लिए हमें वर्बल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुछ केसेस जैसे कि जो मेरे जैसे केसेस होते हैं उनमें तो हर बार ही ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ बता रखी है। और इसके बाद में बता रखा है कि नेक्स्ट, बिफोर द एडवेंट ऑफ द स्पोकन वर्ड्स इन फिल्म कैप्शंस वर यूज्ड रादर फ्रीली। मतलब कि जैसे बोलना तो मूवीज़ में बहुत टाइम बाद में स्टार्ट हुआ था, पहले पिक्चर्स वैसे ही आती थी विद बिना बोले हुए, सिर्फ साइंस से ही चीज़ों को समझा जाता था। उसके अलावा बहुत फेमस कॉमेडियंस भी रहे हैं 2-3-4, जिनके बारे में आप आज भी पढ़ते हैं, जिन्होंने सिर्फ मतलब बिना बोले और अपनी एक्टिंग से ही ना मतलब इतना बड़ा नाम कमाया था, जैसे चार्ली चैपलिन हो गए, या फिर मैं तो मेरे तो फेवरेट मिस्टर बीन है, उन वो भी कुछ बोलते नहीं हैं और देखिए कितना अच्छा वो कॉमेडी उनकी होती थी। तो यही चीज़ें यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं आपको। लेकिन फिर जब बोलना आया तो उस टाइम पे इन सब की ज़रूरत पड़ गई। अब आप ये सोचेंगे कि ये जो है ना ये हिस्ट्री का पोर्शन है, तो ये इससे किस तरीके से टीवी एड्स या स्टोरी बोर्ड से किस तरीके से रिलेट है। तो इसमें भी यही चीज़ बता रखी है कि एक तरीके का प्रमोशन ही था। ये प्रमोशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता, ये एडवर्टाइजमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी चीज़ को सेल ही कर रहे हो। इसका मतलब ये भी होता है कि आप अपने किसी चीज़ के बारे में, अपने बारे में लोगों तक अपनी बातें पहुंचा रहे हैं। द टेक्स्ट ऑफ अ फिल्म और अ टीवी एड इज़ नॉट ऑलवेज माउथेड। मतलब जो टेक्स्ट होता है फिल्म का, जो भी मूवी का नाम होता है वो, या फिर जो टीवी में जो एड्स वगैरह होती हैं, ज़रूरी नहीं है उनको हर बार बोला ही जाए। कुछ को आप कैप्शन से या फिर जो भी वॉइस, मतलब कि कई बार कैप्शन ही वर्क कर जाता है। नंबर ऑफ टाइम कैप्शन और वॉइस दोनों की आपको ज़रूरत पड़ती है। द टोटल टेक्स्ट माउथ और अदरवाइज ऑफ एन एड इज़ नोन एज कॉपी। और कुछ ऐसा मतलब जिसके अंदर आपको कैप्शन प्लस वॉइस दोनों की ज़रूरत पड़े उसे हम क्या कहते हैं, कॉपी कहते हैं। तो यहाँ से इस सब में सिर्फ एक क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि कॉपी क्या होता है, और ये जो कॉपी राइटिंग है ये यहीं से ही आया है। कॉपी राइटिंग क्या है, इज़ द एक्ट और ऑक्यूपेशन ऑफ राइटिंग टेक्स्ट फॉर द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग और फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग। देखिए राइटर जो होता है ना वो इसमें बहुत रोल प्ले करता है। आपके पास में ऐड आती है, आप उसको बाद में देखते हैं, उससे पहले वो एक स्क्रिप्ट होती है। तो एक्टिंग तो मैटर करती ही करती है, लेकिन जो कंटेंट है वो भी बहुत मैटर करता है कि आपको क्या चीज़ बोली जा रही है और किस तरीके से वर्ड्स को एक्सप्लेन
आई एम सॉरी, किस तरीके से चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है, मतलब वो राइमिंग में यूज़ किया जा रहा है, बोरिंग वे में यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि कई जो एड्स होते हैं ना, उनमें एक्टिंग से ज़्यादा आपको सुनने में मज़ा आता है कि जो भी एक्टर है वो उसने क्या चीज़, क्या डायलॉग्स को कैसे कैसे डायलॉग्स को आपके पास में भेजा है, कैसे डायलॉग डिलीवरी हुई है, किस तरीके के वर्ड्स का यूज़ किया गया। तो राइटिंग जो मटेरियल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। राइटिंग कॉपी इज़ आर्ग्यूबली द मोस्ट क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ एन एड फिल्म। जगलिंग विद द वर्ड्स, मतलब जो वर्ड्स होते हैं ना उनके साथ में राइमिंग वगैरह क्रिएट करना, और जो परफेक्ट चॉइस है, मतलब जो भी चीज़ आपको किसी चीज़ का प्रमोशन करना है, उससे रिलेटेड आपको मटेरियल चाहिए, उससे रिलेटेड कंटेंट लिखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जो ये एड्स होती है ना, इसमें ये होता है कि स्टार्टिंग में ही आपको समझ में आ जाता है कि क्या चीज़ को एक्सप्लेन किया जा रहा है, और अगर आपको स्टार्टिंग में ही समझ में नहीं आता तो बाद में फिर यही है कि बोल के उस चीज़ को एक्सप्रेस किया जाए। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको बता रखी है कि कैसे शॉर्ट टाइम में वर्ड्स के साथ में कैसे खेला जाए और एक अच्छा सा जो पिक्चर्स है ना उसको क्रिएट किया जाए। अब यहाँ पे आपको कुछ कॉपी राइटिंग में कुछ एग्जांपल्स गिवन है किस किस तरीके का यूज़ करके आप जो अपना लिटरेरी वर्क है उसको काफ़ी इफेक्टिव बना सकते हैं। फर्स्ट आता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है, ये ज़्यादातर देखने को मिलता है जैसे जहाँ पे ना वर्ड्स को अच्छे उसमें बार बार रिपीट किया गया, मतलब एक यूनिक सा नाम बन जाए उसका। जैसे कि डंकिन डोनट्स, ये दोनों डी से है और नाम में कितनी सिमिलैरिटीज़ है, पेपा पिग या फिर मिकी माउस। तो ये वर्ड्स जो ऐसे नेमिंग होती है ना वो भी आपको अट्रैक्ट करती है, वो ब्रांड आपको अपनी साइड में अट्रैक्ट करता है। तो जो इनकी नेमिंग होती है वो एलिट्रेशन होनी चाहिए, मतलब जो वर्ड्स होते हैं उनका बार बार क्या होना चाहिए, रिपीटेंस होनी चाहिए। जैसे कि बेटर बाय और ये टेंग्रेटियर्स हो गया, टिगलिंग हो गया। तो इस तरीके के जो वर्ड्स है ना, तो ये क्या है, आपस में रिलेट करते हैं, एक राइम बनाते हैं। राइम मतलब कि जैसे राइम और एलिट्रेशन दोनों को साथ में आप ले सकते हैं, तो एक तरीके की ना पोएम क्रिएट करते हैं जिसको सुनने में भी मज़ा आता है और बोलने में भी मज़ा आता है। तो सिमिलर वर्ड्स को जब आप यूज़ करते हैं ना उसे हम राइम कहते हैं, और सिमिलर अल्फ़ाबेट्स को जब आप रिपीट करते हैं तो उसको एलिट्रेशन कहा जाता है। जैसे टंग ट्विस्टर्स होते हैं ना, सेम चीज़ ऐसे एलिट्रेशन में भी आती है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है असर्शन, और मतलब आपको अभी मैंने 3 बता दिए, एलिट्रेशन, राइम और असर्शन। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके पास में एंडोर्समेंट। इसका मतलब होता है रिकमेंडेशन फॉर टू समथिंग यूजुअली इन पब्लिक मैनर, मतलब किसी चीज़ के लिए रिकमेंडेशन देना, वो भी लार्ज स्केल पर, मतलब पब्लिकली किसी चीज़ के लिए रिकमेंडेशन देना। आपको गाइज ये जो पॉइंट्स गिवन है ना, इनको डिफाइन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रख सकते हैं कि अगर आपके पास में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है राइटिंग, पिक्चर्स और इनसे रिलेटेड, तो आप इनमें इन पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकें कि हाँ ये तरीके हैं जिसकी वजह से जो आपके पास में मटेरियल है जो लिखा हुआ है उसको और ज़्यादा इफेक्टिव आप बना सकते हैं। अब आपके पास में चेक योर प्रोग्रेस 1 है, इसको आप क्वेश्चन को खुद से अटैम्प्ट करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी एड्स वगैरह की बात करी गई है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा नहीं, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया है। आपको अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है स्टोरी लाइन। अ कॉपी इज ओनली अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी लाइन, मच लाइक द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। जैसे जो हमारी बॉडी होती है ना उसमें स्ट्रक्चर जो स्केलेटल होता है, मतलब जो ढांचा होता है हड्डियों का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वजह ये वो आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अगर देखिए कहीं से हड्डी टूट जाती है, बोन्स में ब्रेकेज हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो वहाँ पे या तो स्वेलिंग आती है या वो पार्ट की जो एग्जैक्ट जो शेप रहती है वो उस टाइम पे नहीं रहती है। तो यही चीज़ है कि जो स्टोरी लाइन है ना उसमें जो कॉपी वर्ड है, जैसे अभी कॉपी मैंने आपको बताया ना जिसमें कि आपके पास में टेक्स्ट और वॉइस दोनों चीज़ें हैं, तो वो कॉपी होता है। तो वो एक स्टोरी लाइन में सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक स्केलेटल का वर्क करता है। तो मतलब ये नहीं है कि उसकी इंपॉर्टेंस कम है, उसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा होती है। द बॉडी ऑफ एन एड इज स्टोरी लाइन। जो मेन बॉडी होती है ना एड की, वो क्या होती है, स्टोरी लाइन होती है। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके की चीज़ों को यूज़ करके, क्योंकि ये बहुत ही कैची होनी चाहिए। और एड बनाने का जो सबसे मतलब चैलेंजिंग टास्क होता है वो ये होता है क्योंकि इसको आपको बहुत कम टाइम में ना एक्सप्रेस करना पड़ता है, सस्पेंस नहीं रखना पड़ता है। जैसे मूवीज़ आप देखते हैं, मूवीज़ में क्या है, पार्ट्स बना सकते हैं, फर्स्ट चैप्टर हो गया, सेकंड चैप्टर हो गया, मतलब ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो उसमें क्या होता है, आपने कोई सस्पेंस रखा तो वो नेक्स्ट में आप क्लियर कर देंगे। लेकिन एड्स में क्या होता है, इतना छोटे से उसमें ना मतलब कुछ सेकंड 30-40 सेकंड्स के टाइम में आपको उस एड को पूरी तरीके से कंप्लीट करना होता है अपने हर तरीके के अकॉर्डिंग। और वो जो एड्स होते हैं गाइस, सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको रेडियो पे ही मास कम्युनिकेशन के पर्पज से स्प्रेड करें। कई बार आप उसका होर्डिंग बनवाते हैं, बैनर बनवाते हैं, तो आपको हर तरीके से उसमें जो टैग्स लाइन देते हैं या जो भी चीज़ें आप उसमें देते हैं, डिस्प्ले उसका बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो इस पैराग्राफ से आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी।
इसके बाद में टीवी एडवर्टाइजमेंट क्या होती है। टीवी एडवर्टाइजमेंट और फिल्म एड्स में ना बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। टीवी एडवर्टाइजमेंट में एक तो बहुत छोटी छोटी एड्स होती हैं और जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। जो मूवी ऐड होती है उसमें स्टार्टिंग में ऐड होती है या फिर इंटरवल में ऐड होती है और वो थोड़ी बड़ी होती हैं एज़ कम्पेयर टू टीवी एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स गिवन है, जैसे कि टेलीविजन जो है ना, बिकॉज ऑफ इट्स साइज़, मतलब टेलीविजन टीवी का जो साइज़ है वो लिमिटेड होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो इसकी वजह इससे ये फेमस होता है क्लोजअप्स के लिए और डिटेल्स के लिए। लेकिन जो पेनोरमिक व्यूज़ होते हैं, मतलब कि जिसमें फुल चीज़ दिखे, फॉर एग्जांपल मैंने आपको ना पहले वीडियोस में एग्जांपल दिया था बुर्ज खलीफा का, या फिर कोई ऐसा हिल स्टेशन आप देख रहे हैं, कहीं ऊपर से आप खड़े हैं और पूरी सिटी को नीचे देख रहे हैं, तो ये चीज़ आपने पिक्चर में कैप्चर कर ली, तो ये चीज़ होता है पूरा पेनोरमिक व्यू। मतलब कि पेनोरामिक व्यू में होता है जिसमें आप बहुत बड़ी जगह को एक छोटी सी उसमें दिखा देते हैं, जैसे कि हम पूरी अर्थ को एक पिक्चर की हेल्प से दिखा दें। तो ये चीज़ क्या है, ये सैटेलाइट इमेज तो है लेकिन ये व्यू आपको मिला। तो ऐसी चीज़ें आपको टेलीविज़न में देखने को मिलती हैं, लेकिन जो ऐसा व्यू होता है ना उस पर प्रॉपर लाइटनिंग नहीं दे पाता है हमारा टीवी, जितना कि आपको मूवी में ये चीज़ देखने को मिलती है बड़े स्क्रीन पे जब आप देखते हैं। तो टेलीविजन मैग्नीफाइज ब्लमिशेस डज नॉट ग्लोज ओवर देम, मतलब जो टीवी है ना वो उन चीज़ों के ऊपर हाईलाइट नहीं करता है जैसे कि मूवी में हो, जैसे फिल्म्स वगैरह में हो सकता है। मतलब जैसे वो एक तो होता है कि आपने रिकॉर्डिंग देखी, जैसे बहुत सारी फोटोज़ होती है ना, रील चलती है, तो उसमें ये चीज़ हो सकती है, वैसे ये नहीं हो सकता। टीवी जो है ना उसमें इमीडिएसी बहुत होती है, मतलब बहुत फास्ट एंड सारी चीज़ें होती हैं, शॉर्ट और क्रिस्प फैक्ट होते हैं, और ये सब चीज़ें आप इसमें पॉइंट में ऐड कर सकते हैं गाइस। इसके अलावा आपको मतलब यहाँ पे सिर्फ ये बताना है कि जैसे टेलीविजन्स होते हैं वो कमर्शियल पर्पस पे बहुत शॉर्ट और जो ट्रिकियर होते हैं ना इसके लिए बहुत बेटर होते हैं। ट्रिकियर का मतलब कुछ आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ें दिखती हैं, तो ये चीज़ें आप टीवी के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो फिल्म एड्स होती हैं उनकी बात थोड़ी अलग हो जाती है। इसके बाद में बता रखा है जो स्ट्रक्चरिंग होती है टीवी एडवर्टाइजमेंट की वो किस तरीके से होती है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आप किस टाइप के शोज़ पे, किस टाइप के चैनल पे कौन सी एड्स दे रहे हैं, उनका चार्ज क्या होता है, प्राइस क्या है, उसके अलावा उसके जो उसके अंदर जो और जो स्कीम्स वगैरह होती हैं उसको आप कैसे कवर करेंगे, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में जो चीज़ आप दिखा रहे हैं वही दिखती है। और जो जैसे कि आपने देखा होगा जो ये ऑनलाइन गेमिंग वगैरह साइट्स होती हैं ना, ये अपनी ऐड ना पूरी प्रॉपर अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन जहाँ पे इनको रिस्क वगैरह की बात बोलनी होती है वो इतना 2x मतलब स्पीड से बोल जाते हैं ना कि लोग उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। वहीं आप टीवी में कोई ऐड देखते हैं जैसे कि स्मोकिंग वगैरह है, ये क्या है, ये हार्मफुल है हेल्थ के लिए, आप इसकी ऐड देखते हैं पूरे स्क्रीन को कवर करता है, और वहीं पे जो इसके प्रिकॉशंस होते हैं या ये हेल्थ के लिए हार्मफुल है, इसे बहुत छोटे उसमें लिखा होता है। इसका मतलब क्या है, इससे ना जो एडवर्टाइज़र होता है वो हमारे साथ खेल जाता है, इसमें आपका ध्यान उस पर जाएगा, जो बड़ी चीज़ है उसी पर जाएगा, छोटे वाले उस पर नहीं जाएगा। कल को अगर इनके ऊपर केस भी होता है तो ये चीज़ इससे एक खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि जो प्रिकॉशंस थे या जो मतलब वार्निंग थी ना वो दी गई थी, लोगों ने उस चीज़ को माना नहीं। तो जितना मतलब प्रमोशन बुरी चीज़ों का होता है ना जितने अच्छे तरीके से, अगर उतना उनकी प्रिकॉशंस पे, उनकी वार्निंग्स पे ध्यान दिया जाए तो ये शायद से ऐसे बहुत सारी चीज़ें स्टॉप हो सकती हैं। तो यही चीज़ें इसमें आपको बता रखी हैं कि जो टीवी एडवर्टाइजमेंट होती है उसकी स्ट्रक्चरिंग कैसे होती है। यहाँ पे आपको 2 3 4 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं किस तरीके से। और अच्छा, अरोमा वर्ड जो है ना यहाँ पे ये हाईलाइट हो रहा होगा, अरोमा का मतलब होता है फ्रेग्रेंस टाइप में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता रखी हैं चीज़ें, तो आपको यही करना है। और यहाँ पे आपको चेक योर प्रोग्रेस 2 में गाइस जो 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ पे आपको टीवी एड्स बनानी है। और ये चेरी ब्लॉसम की बात करी गई है। चेरी ब्लॉसम मतलब शू पॉलिश के लिए, इसमें आप जो फेमस थे चार्ली चैपलिन, उनका भी नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। मतलब आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को क्रिएट करना है, इसलिए भी मैंने इस क्वेश्चन पे ज़्यादा जोर नहीं दिया। बाकी मैंने आपको चैप्टर समझा दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपका मन करता है तो। देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं जो कि आपको मतलब जिसमें आपको बताने की ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे सीन 1 देखिए, यहाँ पे पिक्चर का डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि इसमें क्या है, एक लेडी ऐसे पर्दा करके बैठी हुई हैं और पीछे का दिख रहा है, कहाँ का है ये चीज़ ये दिखा रखा है। उसके अलावा जैसे यहाँ पे ये सीन फतेहपुरी सीकरी का है, वैसे तो ब्लैक एंड वाइट बुक है, इसमें कुछ खास समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जिन्होंने चीज़ों को बहुत ध्यान से देखा होता है ना वो समझ जाते हैं। अब ये जैसे कि आपको फोर्ट का दिखा रखा है, रेड फोर्ट का, लाल किले का, तो वहाँ पे कहाँ की ये जगह है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे बता रखी हैं। तो क्लोजअप में ये चीज़ें आपको गिवन है, आप ये क्वेश्चन को मतलब इन पिक्चर्स को एक बार पढ़ लेना अगर आपको पढ़ना हो तो। एडवर्टाइजमेंट के पर्पज़ से थे ये। नाउ मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। इस ब्लॉक की लास्ट यूनिट जो कि यूनिट 4 होगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। थैंक यू सो मच।